G20 समिट, भारत, मोहम्मद बिन सलमान, इजराइल, एक नया ट्रेड कॉरिडोर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि भारत कैसे पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज बन गया। G20 समिट में क्या क्या छक्के मारे हैं मोदी ने, क्या भारत को इसका फायदा होगा या नहीं, ये सिर्फ ऑप्टिक्स की हद तक था। हम देखेंगे कि G20 समिट में क्या बातें हुई हैं, कौन कौन से लीडरान थे, क्या एजेंडा था, सऊदी अरेबिया किस तरफ जा रहा है, भारत किस तरफ जा रहा है, एक नया कॉरिडोर बनाने की बात हुई है, उसकी क्या हकीकत है, क्या BRI को फिनिश कर दिया गया है, चाइना कहां पर था। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे भारत और सऊदी अरेबिया की पोजीशनिंग ग्लोबल पॉलिटिक्स के तनाजुर में। तो भारतीय शहर न्यू दिल्ली को ज़बरदस्त तरीके से सजाया गया, बहुत सजावट की गई। वो अलग बात है कि बात गरीबों की हो रही थी, ह्यूमन सिक्योरिटी पर बात हुई, ग्लोबल साउथ यानी जो अंडर प्रिविलेज सेगमेंट है सोसाइटी का, उसकी प्रोटेक्शन की बात हुई। लेकिन दिल्ली में हमने देखा कि बहुत से ऐसे जो बेचारा मजदूर तबका था, उसको 2-3 दिन के लिए बिल्कुल इसकी एंट्री बंद कर दी गई शहर में, और जो ये छाबड़ी वाले, रेडी वाले, इनको बहुत दूर कहीं फेंक दिया गया, दूर धकेल दिया गया, एक खूबसूरत इंडिया की प्रोजेक्शन के लिए। लेकिन अगर ग्लोबल लेवल पर बात करें, स्ट्रेटेजिक लेवल पर बात करें, तो भारत ने क्या क्या छक्के मारे हैं। वो लीडर्स आए हैं पूरी दुनिया से कि सोच है आपकी G20 में शिरकत करने के लिए। अब G20 एक ऐसी ग्रुपिंग है कि दुनिया के जो टॉप 20 ममालिक हैं, इसमें एशिया से बहुत बड़ी पावरफुल इकोनॉमीज़ हैं, इंडोनेशिया, जापान, चाइना, सिंगापुर, इंडिया, कोरिया वगैरह, और इसके अलावा आपके यूरोप से भी इसमें हैवी वेट्स हैं, जिस तरह इटली है, यूके है, स्पेन, टर्की, फिर मिडल ईस्ट में सऊदी अरेबिया और UAE वगैरह। तो ये एक पावरफुल ग्रुप है, और इसके साथ साथ इसमें अमेरिका बहादुर भी शामिल है, इसमें यूरोपीय यूनियन भी है, और इस दफ़ा ऑफिशियली अफ्रीकन यूनियन ने भी इनको शामिल कर लिया है। तो पूरी दुनिया से लीडर्स भारत में तशरीफ़ लाए। हम आजकल एक MBS को याद करते फिर रहे हैं, वो MBS नहीं आ रहे पाकिस्तान में मोहम्मद बिन सलमान साहब, लेकिन MBS तो एक एग्जाम्पल है। वहाँ पर क्या जस्टिन ट्रूडो से लेकर आपके ऋषि सुनक से लेकर प्रेसिडेंट बाइडेन अमेरिकी सदर, फिर तुर्की के उर्दगान, मोहम्मद बिन सलमान, और कौन कौन से मेहमान और कैसे कैसे मेहमान यहाँ पर आए भारत में। मैक्रोन, हसीना वाजिद, जापान, कोरिया, इंडोनेशिया के हेड ऑफ द गवर्नमेंट्स इसमें तशरीफ़ लाए। इसमें यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर थे, इसमें अफ्रीकन यूनियन पूरी बैठी हुई थी। ये पूरी दुनिया भारत में आई सिवाय चाइना ने अपना कोई टॉप ऑफिशियल नहीं भेजा। शुरू में ये खबरें आई थी कि चाइना और रूस ने मिलकर इसका बॉयकॉट किया या इसमें शिरकत का फैसला नहीं किया, लेकिन हमने देखा कि रूस के लावरोव, उन्होंने इसमें शिरकत की। पुतिन तो वैसे इस वक्त डेंजर में है, पूरी दुनिया में उनके वारंट गिरफ्तारी निकले हुए हैं, तो वो अभी रशिया से नहीं निकलते। तो ये हमने देखा कि टॉप लीडर्स आए भारत में, और भारत ने ये नहीं है कि कोई उनको इतना मैसिव प्रोटोकॉल दिया, मोदी खुद गए, अपने फाइटर जेट्स ने उनको एस्कॉर्ट किया उनके तैयारों को, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आम भारत ने अपनी मिनिस्ट्रीज के आम ऑफिसर्स भेजे, आम सेक्रेटरीज भेजे, जिन्होंने हर हेड ऑफ द गवर्नमेंट को या हर हेड ऑफ द स्टेट को रिसीव किया एक सिंपल तरीके से। कोई इसमें इन्होंने कोई शोशाह नहीं मारी, कोई ज़्यादा प्रोटोकॉल नहीं दिए गए, हर एक को एक लेवल के साथ उन्होंने रखा। ये होती है इज्जत। आपकी इज्जत ऐसे नहीं बढ़ती कि आप अगले के आगे बिल्कुल ही बिछ जाओ। आपकी इज्जत तब भी बढ़ेगी जब आप अपनी इज्जत करवाओगे, जब आपका अपना एक मकाम होगा। तो डिफरेंट जो ग्लोबल लीडर्स हैं उनकी आपस में मुलाकात हुई। ये बड़े ज़बरदस्त मौके होते हैं कि लीडरान आपस में इंटरेक्ट करते हैं, फॉरेन पॉलिसी मुल्क की मजबूत होती है। अब देखें शेख हसीना वाजिद, वो G20 का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी कितनी ज़बरदस्त इंटरेक्शन हुई। आप देखें यूके का प्राइम मिनिस्टर उनकी कदमों तले बैठा हुआ था रिस्पेक्ट में, वो इटालियन प्राइम मिनिस्टर के साथ थी। हसीना वाजिद ने इसमें बड़ी अपनी इस दफ़ा अपनी प्रेजेंस शो करवाई है, और इसमें डेफिनेटली वो उनको भारत की सपोर्ट थी, जो इतना ज़्यादा उनको प्रोटोकॉल मिल गया है हसीना वाजिद को।
G20 का मकसद ये होता है कि जो डेवलपिंग इकोनॉमीज होती हैं उनके दरमियान इकोनॉमिक राब्तों को बढ़ाना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और जियो इकोनॉमिक्स। तो जैसे हमने बात की कि चाइना इसमें शामिल नहीं था, इसको हम ज़रा एंड पर देखने की कोशिश करेंगे कि क्या ईस्टर्न कैंप जिसमें रूस, चाइना और ईरान वगैरह हैं, क्या उनको एक बहुत बड़ा धचका लगा है इस G20 समिट की वजह से, और क्या भारत वेस्टर्न कैंप में चला गया? इसका जवाब हम एंड पे ढूंढेंगे। तो महात्मा गांधी को ट्रिब्यूट पेश किया गया जिसमें हमने देखा ग्लोबल लीडर्स, इसमें बहुत बड़ी तादाद में वो नंगे पैर चल के गए। मोदी के साथ हमने देखा ऋषि सुनक ने भी वो नंगे पैर गए, बाइडेन भी उनके साथ थे, और ऋषि सुनक ने क्लियरली कहा कि आई एम अ प्राउड हिंदू। तो भारत की ये बात है, भारत में अब ज़्यादा इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि ऑफिशियली इन्होंने अपना नाम भारत रख लिया है और G20 समिट में ही इन्होंने उसको ज़्यादा यूज़ किया है भारत के नाम को। तो अपने रंग दिखाता है भारत जैसे भी है। उन्होंने अपनी जो अचीवमेंट्स हैं, अपने जो टैलेंट की अचीवमेंट्स हैं, जो भी उनकी नई इनोवेशंस हैं वो उन्होंने दिखाई ग्लोबल लीडर्स को और उनकी बीवियों को, उनकी बेगमात को, और जो भी हेड ऑफ द गवर्नमेंट्स आए हुए थे उनके स्पाउसेस को उन्होंने अपनी चीज़ें दिखाई, अपनी अचीवमेंट्स। तो ये तो भारत की एक चीज़ है कि भारत अपना रंग दिखाता है। हम लोग वैसे ही, हमारे रीजन के लोग मार्केटिंग में बहुत तेज़ हैं। पिछले साल इंडोनेशिया में ये समिट हुई थी G20 की, लेकिन वो कोई ख़ास उसकी हाइप नहीं क्रिएट हुई थी। वो हमने लास्ट ईयर हमने वो भी कवर की थी, उसमें सिर्फ एक ही चीज़ हाईलाइटेड थी और वो ये थी शी जिनपिंग की और बाइडेन की मुलाकात। इस दफ़ा इंडिया ने अपना आप बहुत ज़्यादा मार्केट किया है। हालांकि G20 के बारे में कहा जाता है ये रिडंडेंट हो चुकी है, इसकी ज़्यादा स्कोप नहीं रहा, ये कोई सीरियसनेस नहीं है, लेकिन भारत ने इस मौके को यूज़ किया है। भारत किसी मौके को नहीं जाने देता अपने आप को बेहतर तरीके से प्रोजेक्ट करने के लिए, अपनी मार्केटिंग करने के लिए, और भारत ने इसको भी यूज़ किया। G20 जैसे एक डेड प्लेटफॉर्म को उसने उठाया एक बार फिर अपनी प्रमोशन से। तो इस समिट की जो सबसे बड़ी हेडलाइन थी, जो सबसे इंटरेस्टिंग जो एक चीज़ सामने आई है वो ये है कि ईस्ट और वेस्ट के दरमियान एक नया कॉरिडोर बनने जा रहा है और ईस्टर्न साइड से उसकी शुरुआत होगी भारत से। ये आप मैप पर देख सकते हैं, मुंबई से फिर अरेबियन सी से ये ट्रेड कॉरिडोर जाएगा आपके जबल अली जो UAE में वाक़या है, वहाँ से ये सऊदी अरब में एंटर होगा। ज़मीनी रास्ता, रेलवे कनेक्शंस नए बिछाए जाएंगे। सऊदी अरब से ये एंटर होगा इज़राइल। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट है कि ये सऊदीया और इज़राइल को मिला रहा है ये नया कॉरिडोर, और अमेरिका इसको देख रहा है, सारा अमेरिका इसको ओवरलुक कर रहा है। सऊदी अरेबिया से इज़राइल की पोर्ट हाइफा पर जाएगा, वहाँ से ये मेडिटेरेनियन सी में एंटर होगा, वहाँ से ये ग्रीस पहुँचेगा यूनान में, और यूनान से फिर यूरोपीय मंडियों को ये टच करेगा। यानी भारत से लेकर यूरोप तक, जैसे सी पैक है ना कि चाइना से लेकर आगे ये वेस्टर्न मंडियों तक है, ये एक नया ट्रेड कॉरिडोर कहा जा रहा है कि ये भारत से शुरू होगा। इसमें पाकिस्तान और चाइना और ईरान को बाईपास करता हुआ ये मिडिल ईस्ट, ये जो आपके UAE, सऊदी अरेबिया, इज़राइल और फिर आपका यूरोप, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग डायनामिक्स हैं। इसको ज़रा देखते हैं। और इसका एजेंडा ये है कि इससे इन ममालिक के दरमियान आपस में ट्रेड को एक्सपेंड किया जाएगा, जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं वो उसमें ताउन किया जाएगा और डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाएगा। केबल लाइंस बिछाई जाएंगी, अंडर सी कम्युनिकेशन लाइंस नई बिछाई जाएंगी। यानी आपस में आप कह सकते हैं कि जो इनकी डिजिटल कनेक्टिविटी है, जो ग्लोबल एक कनेक्टिविटी है, वो मज़ीद बेहतर होगी। इन ममालिक के दरमियान डेटा ट्रांसफरिंग और इनके दरमियान मज़ीद एक रॉबस्ट एनवायरनमेंट बनेगा। और डेफिनेटली ये इनके जो भी ऑपोजिट कैंप में होगा उसको एक नुकसान तो है उसका, अगर आप कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो ये चाइना और पाकिस्तान वगैरह के लिए एक थ्रेट ज़रूर बनेगा। तो अमेरिका बादर और बाइडेन की ये ख्वाहिश रही है कि वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करें, जो कि चाइना का एक इनिशिएटिव है। हमने 2 साल पहले कवर किया था कि किस तरह G7 में बाइडेन ने अपना एक नया प्लान लॉन्च किया था। उसका नाम था बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान, जिसमें वो हर रीजन को टच करना चाहते हैं। वो पाकिस्तान को भी दावत दे रहे हैं, उसमें सेंट्रल एशिया, मिडल ईस्ट, अफ्रीका, यूरोप, साउथ अमेरिका। बेसिकली वो चाहते हैं कि चाइना का इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस कम किया जाए। अमेरिका बादर के जो थिंकर्स हैं ना, उनकी क्या कहते हैं, काम पे टांगी हुई हैं इस वक्त BRI को देखते हुए, ये हम सबको पता है।
कि BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से वो बहुत ज़्यादा थ्रेटन फील करते हैं। तो इस वजह से वो ये चाहते हैं कि एक ऑल्टरनेटिव प्लान वो लाएं, क्योंकि वो जंगों वाला जो उनका स्टाइल था उस पर बहुत तनकीद होती है, वो पुराना हो चुका है कि जंगों के थ्रू इन्वेजन्स करना अमेरिकन का। अब वो चाइना को काउंटर करने के लिए चाइना का ही स्टाइल उसको कॉपी कर रहे हैं और इस तरह के वो ट्रेड इनिशिएटिव, ट्रेड कॉरिडोर्स बेसिकली चाइना की ही एक नकल कर रहे हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया है भारत से लेकर यूरोप तक जो कनेक्टिविटी है, इसको वो यही इस तरह प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि ये BRI के मुकाबले में है, BRI को अंडरमाइन करने के लिए। और ऑब्वियसली इस हवाले से पहले से ही काम हो रहा था और शायद इसी वजह से चाइना ने इसमें शिरकत नहीं की। बहुत छोटे लेवल पे शायद ऑफिशियल्स भेजे थे चाइना ने, लेकिन बड़े लेवल पर जिस तरह हमने देखा हेड ऑफ गवर्नमेंट शायद चाइना नहीं मौजूद था। अमेरिका बहादुर का ये एक नैरेटिव है ना कि BRI के थ्रू ये इमर्जिंग कंट्रीज ये कर्जे के बोझ तले दब रहे हैं, लेकिन हम इनको एक दूसरी ऑप्शन देंगे। वो कहते हैं हम BRI को नहीं काउंटर कर रहे, लेकिन एक दूसरी ऑप्शन दे रहे हैं। तो बाइडेन ने इस हवाले से कहा दिस इज रियली बिग डील, बिग डील। ये रेलवे ट्रैक के साथ साथ इसमें केबल्स बिछाई जाएंगी एनर्जी की, यानी इलेक्ट्रिसिटी और डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए, और इसके अलावा एक पाइप क्लीन हाइड्रोजन के लिए बिछाई जाएगी। और इनके मुताबिक ये एक ह्यूमन सेंट्रिक प्लेटफॉर्म होगा, ह्यूमन सेंट्रिक कॉरिडोर होगा। इस दफ़ा का एजेंडा भी मोदी की ट्वीट्स बार बार ये आ रही थी कि ह्यूमन सेंट्रिक है, यानी कि तरक्की अब हमने लोगों को ख्याल करके करनी है। और इसमें मजीद ये बात करते हैं कि ग्लोबल साउथ की मदद करेंगे, वही ब्रिक्स की जो बात है, ब्रिक्स भी यही कहते हैं कि जी हम ग्लोबल साउथ की नुमाइंदगी करते हैं। G20 भी यही कहता है इमर्जिंग इकोनॉमीज के दरमियान राब्ता बढ़ाना है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बढ़ाना है, जियो इकोनॉमिक्स को बढ़ाना है। तो बेसिकली चाइना वाली अब ये बातचीत शुरू हो गए हैं। अब यहाँ दो मुल्कों के बारे में ज़रा सोचना बड़ा ज़रूरी है, सऊदी अरेबिया और इंडिया। ये अब नज़र आ रहा है कि ये एक ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक पिवटल प्लेयर बनते जा रहे हैं, दोनों भारत और सऊदी अरेबिया, इनकी कमाल डिप्लोमेसी की वजह से। अब देखें मोहम्मद बिन सलमान का जो इस वक्त जो एक स्टैचर है वो बहुत ऊपर चला गया, वो शायद बाइडेन से ज़्यादा है। और इसी तरह मोदी जिस तरह की जो इंडिया जो कार्ड्स अपने प्ले कर रहा है, वो भी इंडिया की वैल्यू भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कंफ्यूजिंग हैं ये दोनों ममालिक। बाज़ औक़ात कहते हैं मतलब ये न्यूट्रल हैं, ये किसी कैंप में नहीं है। सवाल यही पैदा होता है कि ये वेस्टर्न कैंप में है या ईस्टर्न कैंप में है। ईस्टर्न कैंप ये चाइना और रूस वाला, वेस्टर्न ये अमेरिका बहादुर वाला। ये तो इसमें तो कोई शक नहीं है, दोनों एक सेंट्रल प्लेयर के तौर पर इमर्ज हुए हैं। ये ईस्टर्न कैंप जिसमें ये SCO वगैरह, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, चाइना, रशिया, पाकिस्तान और ईरान वगैरह, इंडिया भी उसका पार्ट है। ये सारे भी चाहते हैं कि सऊदीज़ के साथ हमारी पार्टनरशिप बढ़े, इसीलिए चाइना और सऊदीया के दरमियान भी हम मुआहदे देखते हैं। क्योंकि ट्रेडिशनली तो सऊदी अरेबिया वेस्टर्न एलाय था ना अमेरिका वगैरह का, लेकिन अब वो ईरान के भी करीब हो रहा है। और पिछले दिनों जब सऊदी अरेबिया को दावत दी गई ब्रिक्स में शमूलियत की, तो सऊदी अरेबिया ने फ़ौरन वो दावत कबूल नहीं की। उन्होंने कहा कि हम इस बारे में ज़रूर सोच विचार करेंगे, क्योंकि ब्रिक्स में सऊदीया की शमूलियत का मतलब है कि वेस्टर्न कैंप को एक बहुत बड़ा धचका लगेगा। ये ब्रिक्स ज़्यादा ईस्टर्न इसमें, और जो इमर्जिंग इकॉनमीज़ हैं वो हैं जो कि US की हेजीमनी को कम करना चाहते हैं। और उसमें हमने देखा था कि भारत को थोड़ा सा एतराज़ था, क्योंकि भारत का अभी हम देखेंगे कि उनका टिल्ट किस तरफ है। भारत को एतराज़ है कि ब्रिक्स एक्सपैंड ना हो, और उसमें सऊदी अरेबिया ने भी एक, जिसे कहते हैं कि रुकावट तो नहीं, लेकिन उसमें भी एक नखरा तो दिखा दिया ना कि मैं ब्रिक्स में ज़रा आराम से शामिल होऊंगा। तो इसके बारे में हम क्या सोच सकते हैं कि क्या ये सऊदी अरेबिया वापस वेस्टर्न कैंप में आ रहा है? ये जो अब ये नया ट्रेड कॉरिडोर, ये देखें बाइडेन और मोदी के साथ खड़े होकर जो इन्होंने लॉन्च किया, मोहम्मद बिन सलमान ने, उन्होंने भी मतलब ज़्यादा डिटेल्स नहीं आए, लेकिन $20 बिलियन का उन्होंने कहा कि हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो सवाल यहाँ पर यही पैदा होता है कि सऊदीज़ आखिरकार किस तरफ हैं। ये चीज़ अभी मज़ीद वक्त के साथ क्लियर होगी, लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है कि अमरीकी चंगल से ये निकल रहे हैं, अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं। जियो पॉलिटिक्स से ये भी अपना शिफ्ट जियो इकोनॉमिक्स की तरफ ला रहे हैं। अमेरिका के साथ जो इनकी दोस्ती होती थी आज से 30-40 साल पहले, जो जंगें ये मिलकर लॉन्च करते थे, उसमें जियो पॉलिटिक्स एक अंसर होता था। अब ये इकॉनमी को जहन में रख के फैसले कर रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि चाहे इसमें चाइना हो, चाहे रूस हो, चाहे अमेरिका बहादुर हो। अभी पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि रूस के साथ मिलकर इन्होंने अमेरिका को धचका दिया है कि ओपेक प्लस में जो ऑयल की प्राइसेस हैं अपने उनके फैसलों की वजह से वो बढ़ गई हैं। चाइना के साथ लॉन्ग टर्म डील्स कर रहे हैं और इधर फिर अमेरिका के साथ हाथ मिला लिया। ये सऊदीज़ क्या करते फिर रहे हैं?
बैलेंस तो ये दिखा रहे हैं नो डाउट अपनी फॉरेन पॉलिसी में, और यहां पर एक सरप्राइज के तौर पर अपने ट्रेडिशनल एलाय अमेरिका बहादुर के साथ दोबारा हाथ मिला लिया इस ट्रेड कॉरिडोर में। अब इस ट्रेड कॉरिडोर में भी कुछ मसाइल हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये इसकी क्या फिजिबिलिटी बनती है। मतलब ऑलरेडी आपके पास एक ट्रेडिशनल ट्रेड रूट जो है, जो समुद्री रास्ता, जो सुएज कैनाल वाला रास्ता है, जो इंडियन ओशियन से फिर ये सुएज कैनाल की तरफ और फिर यूरोप में जाते हैं, तो इस ट्रेड कॉरिडोर की क्या जरूरत है। नो डाउट ये एक शॉर्टकट तो है, और कुछ लोग इसकी फिजिबिलिटी पर बहुत सीरियस क्वेश्चंस उठा रहे हैं, और इस पर हम एक नेक्स्ट वीडियो, शायद कोई आने वाली वीडियो डिटेल में देखें कि इसमें कितनी सब्सटेंस है इस ट्रेड कॉरिडोर में। क्या ये वाकई बीआरआई को काउंटर कर सकता है या सिर्फ एक मार्केटिंग एक थिंग है। लेकिन यहां पर जो एक छुपी हुई बात है वो ये है कि बेसिकली इस वक्त आप देखें इस ट्रेड कॉरिडोर में सऊदी अरेबिया और इजराइल डायरेक्टली कनेक्ट कर रहे हैं। तो इसका जो सबसे बड़ा मकसद है अमेरिका की नज़र में वो ये है कि सऊदी अरेबिया और इजराइल क्लोज आएँ, और सारे बहुत से इदारे ये लिख रहे हैं कि इस ट्रेड कॉरिडोर का मकसद ये है कि जो अमेरिका की कोशिशें हैं जिसमें सऊदी अरेबिया इजराइल को रिकग्नाइज करे, ये उनमें से उस एफर्ट का एक हिस्सा है। जबकि सऊदी अरेबिया अभी भी रिलक्टेंट है, वो ओपनली नहीं कबूल करना चाहता, इजराइल को रिकग्नाइज नहीं करना चाहता। लेकिन आप देखें एक ट्रेड कॉरिडोर से तो उन्होंने कनेक्ट कर दिया है। जो आपकी एयर स्पेस है इजराइल के लिए वो तो उन्होंने खोल दी हुई है सऊदीज ने, और भी कई लेवल्स पर इनकी नेगोशिएशंस भी वो भी बहाल हो गई हैं काफ़ी हद तक। लेकिन ऑफिशियली डिप्लोमेटिक जो सफारती ताल्लुकात हैं वो अभी बहाल नहीं हुए, वो अभी मतलब वो नहीं डेवलप हुए, उनको डेवलप करवाना चाहता है अमेरिका प्रॉपर। और ऑब्वियसली ये इकदाम एक बहुत बड़ा उस डायरेक्शन में है, ये जो डायरेक्टली इन्होंने कनेक्ट कर दिया इस ट्रेड कॉरिडोर के थ्रू। तो भारत का इसमें यही एक फ़ायदा होगा कि जो भारतीय लेबर है, जो चीप भारतीय लेबर है, वो शायद यूरोप की मंडियों तक जा सके। भारत में जो एक वर्किंग क्लास तबका है, जो लेबर तबका है, उसके लिए जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली शायद ज़्यादा हो जाएं इससे। लेकिन क्या ये बीआरआई के मुकाबले का कोई इनिशिएटिव है, ये हम किसी नेक्स्ट वीडियो में एनालाइज करेंगे। अब दूसरी तरफ अगर भारत की बात करें तो भारत डेफिनेटली वेस्टर्न कैंप की तरफ अलाइन करता हुआ नजर आ रहा है। वैसे तो भारत ने ईस्टर्न कैंप से भी बना के रखी हुई है, उनकी एक तिजारत है, चाइना से बहुत बड़ी तिजारत है, चाइना के साथ फड्डे भी हैं, रूस के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, दिफाई ताल्लुकात हैं, ट्रेड है इनकी बहुत ज़्यादा। लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि नेचुरली भारत वेस्टर्न कैंप की तरफ टिल्ट करता जा रहा है। आप देखें ना, ये वेस्ट में जो भारतीय हैं वो सोशो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते जा रहे हैं, उनके बिजनेसेस में, उनकी पॉलिटिक्स में, उनकी टेक इंडस्ट्री में। आप देख लें अमेरिका में जितने टेक स्टार्टअप्स हैं, जो बड़े बड़े टेक प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके सीईओ सारे भारतीय हैं। अब ऋषि सुनक वो प्राउडली कहते हैं कि आई एम अ प्राउड हिंदू, उनकी भी जड़ें भारत से हैं, वो भी अपने आप को मतलब पीछे से भारतीय समझते हैं। यूके में अब जो भारत का इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज़्यादा है, उसको हमने रिजवान के साथ इस वीडियो में डिस्कस किया था, वो आप लाजमी देखें कि किस तरह भारतीय जो बिजनेसमैन हैं, जो भारतीय बिजनेसेस हैं, उनकी वजह से कितना इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो रहा है भारत का। वो बेसिकली भारत को एक तो आबादी का फ़ायदा है, और वो एक उसमें एक बहुत बड़ा सेगमेंट उनकी जो एजुकेटेड और जो स्मार्ट पॉपुलेशन है भारत की, जो डायस्पोरा उनका बाहर बैठा है, वो ऐसे डिसीजंस ले रहा है कि वो ऐसी इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है कि उनकी जो गवर्नमेंट्स है यूके और यूएस की, वो ऑलरेडी भारत पे फिदा हो रही हैं, और भारत को फ्री हैंड फिर दे देते हैं कि जो मर्जी करो। टेक प्लेटफॉर्म्स पे भारत के अंदर ह्यूमन राइट्स के हवाले से भारत पर कोई सवाल नहीं उठाया जा रहा। मोदी को बहुत ज़्यादा वू करने की कोशिश की जा रही है, यानी कि उनको बहुत ज़्यादा खुश करने की कोशिश की जा रही है। उनके नेगेटिव्स जितने हैं उन पर पर्दा डाला जा रहा है। भारत इंडिया को उठाया जा रहा है। सोशो इकोनॉमिकली वो इतने स्ट्रांग हो चुके हैं कि इसमें मतलब उन्होंने तबाही फेर दी है, और ये लग पता जाएगा आने वाले दिनों में पाकिस्तानियों को, और अभी भी पाकिस्तानी उसकी हीट फील करना शुरू हो गए हैं। अब ये ना सिर्फ यूके और यूएस में बल्कि मिडल ईस्ट में भी भारतीय छा रहे हैं, और उन्होंने तबाही फेर के रख दी है अपनी एक्सपर्टीज की वजह से। एक तो उनकी गवर्नमेंट लेवल जो गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस है, और दूसरा उनके जो बिजनेसेस का इन्फ्लुएंस है। और फिर गवर्नमेंट और बिजनेस का जब इन्फ्लुएंस होगा तो ऑटोमेटिकली जो ओवरसीज इंडियंस हैं उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी ज़्यादा हो जाएगा। तो इस चीज़ की वजह से भारत का इन्फ्लुएंस ग्लोबली बढ़ता जा रहा है, और ये
नेचुरली ये जो वेस्टर्न ममालिक हैं, ये जब देख रहे हैं कि इनकी हेजीमनी अब कम हो रही है चाइना के मुकाबले में और सऊदी अरेबिया वगैरह इनके हाथ से निकल रहे हैं, तो अब ये इंडियन पॉपुलेशन को इस्तेमाल कर रहे हैं और इसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट के साथ ऑटोमेटिकली वो क्लोज हो रहे हैं। ये बड़ा समझने की ज़रूरत है कि भारत इसी वजह से नेचुरली वेस्टर्न एक एलाय बनता जा रहा है, वेस्टर्न कैंप का मेंबर। जिस तरह कहते थे ना कि एशिया में सिर्फ जापान इनका एक स्ट्रॉन्ग एलाय था जो G7 में था। अब मुझे तो लग रहा है कि आने वाले दिनों में भारत भी G7 में शामिल हो जाएगा, जो 7 पावरफुल ये गोरों का एक गठजोड़ है। कनाडा, इटली, स्पेन, यूके, जर्मनी, जापान और अमेरिका बादर, मुझे लग रहा है अब इंडिया भी इनके साथ आएगा, इनमें शामिल होगा। जिस तरह वो वहाँ पर सोशो इकोनॉमिक लैडर को क्लाइम कर रहे हैं, वो देखने वाली चीज़ है। ट्रूली अ रिमार्केबल थिंग। अब इस तरह की जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, आसियान पिछले दिनों हुई, ब्रिक्स हुई, G20 हुई, ये सारी इमर्जिंग इकोनॉमीज इसमें आती हैं। आप देखें बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हर जगह नज़र आती हैं, शेख हसीना वाजिद। पाकिस्तान किधर है? पाकिस्तान किधर है? मेरा ये सवाल है कि हमने अपनी पॉलिसीज़ की वजह से पाकिस्तान को बिल्कुल ही, पाकिस्तान एक आइसोलेटेड मेंबर नज़र आता है। कोई पाकिस्तान की वैल्यू है ही नहीं है इस वक्त ग्लोबल पॉलिटिक्स में। 24 करोड़ की पॉपुलेशन का मुल्क है, हमें तो इन ग्रुप्स का हिस्सा होना चाहिए, ये ब्रिक्स वगैरह का। हमसे छोटे छोटे मतलब मुल्क, हमारा तो इतना बड़ा साइज़ है, लेकिन फिर भी हमारी पॉलिसीज़ इतनी बकवास हैं कि हमें कोई कंसिडर ही नहीं करता। हम अपने अंदर लड़ाइयों में फंसे हुए हैं। क्या आप खुद बताएं कि इस वक्त जो करंट जो रूलर्स हैं, क्या उनका वो लेवल है कि वो इस तरह मतलब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने का सोच सकते हैं, या वो कर भी सकते हैं कि नहीं? अगर सोच जहन में आ भी जाए तो क्या वो कर सकते हैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट? बिल्कुल भी नहीं। जितना ये लीडर्स इस तरह के मौक़ों पर, इस तरह के ओकेजन्स पर इंटरेक्ट करते हैं, इतनी ही आपकी फॉरेन पॉलिसी मजबूत होती है। आप बात करते हैं, आप इनवाइट करते हैं, आप अपने मुल्क की अचीवमेंट्स बताते हैं, पूरी दुनिया इकट्ठी हो जाती है। मतलब अफ्रीका के मुल्क आ जाते हैं, पाकिस्तान का कहीं पता ही नहीं होता, ना ब्रिक्स में ना G20 में। हालांकि ये ग्लोबल साउथ के प्लेटफॉर्म हैं, मतलब इमर्जिंग इकॉनमीज, डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए, और फिर भी हम बिल्कुल इररेलेवेंट हैं, इन ग्रुप्स में भी नहीं है जिसमें डेफिनेटली हमारी शमूलियत बनती है। तो इसकी एक जॉइंट स्टेटमेंट भी इन्होंने निकाली और इसमें रशिया बहुत ज़्यादा खुश हुआ कि रशिया को डायरेक्टली कंडेम नहीं किया गया। और इस हवाले से लावरोव जो रूस के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने तारीफ़ की। उन्होंने कहा वो दौर गए जब इमर्जिंग इकॉनमीज़ को ये अमेरिका बादर वगैरह दबा लेते थे। उन्होंने कहा अब देखो कोई नहीं दब रहा, और बड़ी अच्छी उन्होंने इस स्टेटमेंट की बड़ी तारीफ़ की जिसमें रशियन एग्रेशन को एक्सप्लिसिटली कंडेम नहीं किया हुआ था। तो भारत ने बड़े नपे तुले अंदाज में ये स्टेटमेंट जारी की है, सबसे मशवरा करके, जिसमें रूस को भी नाराज़ नहीं किया। आखिरी वक्त पर यह बड़ा सरप्राइज़ था सबके लिए। सबको ऐसे लग रहा था कि कोई जॉइंट स्टेटमेंट नहीं आएगी, लेकिन बाइडन की मौजूदगी में वो आ गई, जिसमें रशिया को ओपनली लताड़ा नहीं गया। और फिर हमने देखा कि इसकी प्रेसिडेंसी भारत ने हवाले कर दी। ब्राज़ील के प्रेसिडेंट लुला भी वहाँ पे मौजूद थे और उन्होंने उस सोवेनियर को फिर पकड़ा। ये चीज़ हम देख रहे हैं कि भारत की वाह हो रही है। पिछले मतलब आप देखें पिछले 2 हफ्तों की बात करें, बड़े बड़े छक्के मारे हैं भारत ने। चंद्रयान का सक्सेसफुल मिशन, उसके अलावा ब्रिक्स में भारत एक हैवी वेट के तौर पर उभरा, और G20 तो भारत ने ही मुनक्किद करवाई, जिसमें पूरी दुनिया भारत आई हुई थी। तो यहाँ पर भारत बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहा है, और जैसे मैंने पहले कहा कि ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक पिवटल प्लेयर की हैसियत इख्तियार कर चुका है। छक्के पे छक्का मार रहे हैं मोदी, और नो डाउट इसमें मोदी के साथ साथ जयशंकर को भी क्रेडिट देना होगा कि जिस तरह वो उनकी फॉरेन पॉलिसी को ड्राइव कर रहे हैं, और उसमें बहुत बड़ी सपोर्ट इंडियन बिजनेसेस की भी है। और मोदी की प्रोएक्टिवनेस के किस तरह वो सबको साथ लेकर चलते हैं, सबके साथ। मतलब इससे 2 दिन पहले वो आसियान की समिट अटेंड कर रहे थे, उससे पहले वो ब्रिक्स की अटेंड कर रहे थे, फिर अपने मुल्क में इतने ज़्यादा लीडर्स को वेलकम किया। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब उनके पास जो अपॉर्चुनिटी आ रही है वो उसको अवेल कर रहे हैं। और इधर हम पाकिस्तान का हाल देख लें, मतलब किधर खड़े हैं हम, कोई मुकाबला ही नहीं है इस वक्त। ऐसे लगता है कि इस वक्त किस्मत भारत पर मेहरबान है, लेकिन किस्मत उसी पर मेहरबान होती है जो सबसे पहले अपने आप पर खुद मेहरबान होता है। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में क्या आप मुझसे एग्री करते हैं कि ग्लोबल पॉलिटिक्स में भारत एक पिवट की हैसियत इख्तियार कर चुका है, या ये G20 की ही एक हाइप थी, ये कोई बहुत बड़ी कोई सब्सटेंशियल चीज़ नहीं थी। और आपके ख्याल में सऊदी, अमेरिका और इंडिया ने ये जो कॉरिडोर लॉन्च किया है, क्या ये सक्सेसफुल होगा?
इस कॉरिडोर में कितनी जान है, क्या इसके ट्रूली कोई इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं या सिर्फ ये सऊदीया और इजराइल को करीब करने के लिए ही लॉन्च किया गया है। और सऊदी अरेबिया किस कैंप में है, ईस्टर्न या वेस्टर्न, या वो न्यूट्रल है। कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।